Hello guys, welcome back to my channel. So this is second part of DLIS 416, ठीक है। पिछले वाली वीडियो में हमने लाइब्रेरी स्कूल लाइब्रेरी पहले लाइब्रेरी स्कूल लाइब्रेरी कॉलेज लाइब्रेरी एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। फुल सिलेबस हम कंप्लीट कर रहे हैं एक ही वीडियो में। आई होप सो मेरा यही पर्पस रहेगा कि इस वीडियो में मैं आपका सारा सिलेबस कंप्लीट कर दूं। ये हम यूनिट वाइज, ठीक है, यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ले रहे हैं। आपको जस्ट एक ये वीडियो करके आप जा सकते हो, ठीक है। सारा का सारे क्वेश्चंस यहीं से ही बन जाएंगे और प्लस आपको बताया जाएगा कि कैसे आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। विदाउट एनी वेस्टिंग योर टाइम एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही और ज़्यादा वीडियो देख सकते हो आप लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग एंड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, ठीक है। ऐसे बहुत बेनिफिट्स वीडियो में लेके आती रहती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो आते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द मेजर बेनिफिट ऑफ द यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टिज्म, ठीक है। ये लाइब्रेरी क्या होती है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। कहते ये जो लाइब्रेरी थी, ठीक है, इसको किसने एक्स्टैब्लिश किया था, किस लिए एक्स्टैब्लिश किया था? टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन रिसोर्स, ठीक है। इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन रिसोर्स के लिए ये वाली जो लाइब्रेरीज थी वो क्या हुई थी, एक्स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमने, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, बेनिफिट्स पूछा है, तो बेनिफिट्स हम देखते हैं। फर्स्ट वन क्या है, असेस टू स्कॉलरी ई रिसोर्सेज, ठीक है। तो क्योंकि हम डिजिटल लाइब्रेरी की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, वाइड रेंज ऑफ ई जर्नल्स हैं, ई बुक्स हैं, डाटाबेस हैं, ठीक है। देन सेकंड हमारा पॉइंट है स्पोर्ट्स टीचिंग एंड रिसर्च, ठीक है। जो ई लाइब्रेरीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स लाइब्रेरी हैं, ई लाइब्रेरीज हैं, वो किसके ऊपर फोकस करती हैं, हेल्प करती हैं टीचर्स की रिसर्च के लिए, स्टूडेंट के लिए, ताकि उन्हें हाई एजुकेशन, हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड हो, कॉस्ट इफेक्टिव होती है, ठीक है। देन फोर्थ क्वेश्चन इज द इक्वटेबल इंफॉर्मेशन असेस, इक्वल असेस होता है स्टूडेंट के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, ठीक है, प्रोफेसर्स के लिए भी, ठीक है। देन फिफ्थ वन इज द प्रमोशन ऑफ द रिसर्च एंड इनोवेशन। मेनली इसका पर्पस क्या है, रिसर्च को और ज़्यादा प्रमोट करना। 24/7 ये अवेलेबल रहती है। नंबर 7 क्या है, इम्प्रूवमेंट इन लाइब्रेरी सर्विस। डिजिटल होने से क्या हो गया, जो लाइब्रेरी की सर्विस है वो इम्प्रूवमेंट हो गई, ठीक है। नंबर 8 में क्या है, रिसोर्स शेयरिंग एंड नेटवर्क, ठीक है। अब ऑनलाइन हो गया सारा डाटा तो शेयर करना भी इजी हो गया। देन नेक्स्ट वन इज़ द कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमें बेसिकली यही देखना है, जो हमारी एजुकेशन थी वो अब अफोर्डेबल हो गई, ठीक है। हर कोई उसको असेस कर पा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफाइंड द एकेडमिक लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी को हमने डिफाइन करना है। एकेडमिक लाइब्रेरी क्या होती है, एक्स्टैब्लिश होती है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ही, ठीक है। जैसे कि कॉलेज की खुद की लाइब्रेरी होती है, यूनिवर्सिटी की अपनी लाइब्रेरी होती है, स्कूल की अपनी लाइब्रेरी होती है, ठीक है। स्कूल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी की जो अपनी ही लाइब्रेरी होती है उसको बोलते हैं हम एकेडमिक लाइब्रेरी, ठीक है। और क्या होती है इसमें, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कलेक्शन किस किस की होती है, बुक्स की होती है, जर्नल्स की होती है, रेफरेंस सोर्स की होती है, ठीक है। किसके भी यहाँ पे ये डिज़ाइन की होती है, बेसिकली ये डिपेंड होती है कि करिकुलमर के अकॉर्डिंग, जो भी सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग ही ये जो लाइब्रेरीज होती हैं उसमें डाटा रखा जाता है, ठीक है। और इसका मेन क्या होता है कि नॉलेज क्रिएशन के लिए, डिसेमिनेशन के लिए एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये प्रोवाइड करवाती है। ये जो लाइब्रेरीज होती हैं हाइब्रिड होती हैं एंड डिजिटल लाइब्रेरी, दोनों ही तरह की ये लाइब्रेरी होती है, ठीक है। अ, मतलब इसमें प्रिंट के भी सोर्स होते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज द ओपन एजुकेशन। ओपन एजुकेशन क्या होता है, कहते हैं एक तरह की अप्रोच है जिसका पर्पस क्या होता है, लर्निंग करना, ठीक है। लर्निंग को असेसेबल बनाना हर किसी के लिए, हर कोई क्या है पढ़ सके। अब डिस्टेंस एजुकेशन में बेसिकली यही होता है कि आप साथ में जॉब भी कर सकते हो, आप हाउस वाइफ भी हो, ठीक है,
और साथ में अपनी क्या है इन्फॉर्मेशन भी गेन कर रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। असेस करना इसको ईज़ी हो जाता है। ओपन एक्सेस होता है, हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है ये, ठीक है। ओपन जो एजुकेशन होती है, इसके की फीचर देखते हैं। ओपन एडमिशन होती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई एज की लिमिटेशन नहीं होती वहाँ पे। फ्लेक्सिबल होती है। ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज होते हैं, डिस्टेंस एंड ऑनलाइन आप घर बैठे स्टडी कर सकते हो। लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है, एग्जाम्पल आप देख ही सकते हो, इग्नो हो गया, एलपीयू हो गया, ठीक है। ये सारे और मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जो मोका बहुत फेमस है, ठीक है। ये भी इसके क्या है एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट राइट द नीड ऑफ द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी की क्या ज़रूरत होती है, ठीक है। लाइब्रेरी किस लिए होती है? एजुकेशन के लिए, रिसर्च सोर्स के लिए एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए होती है। इसकी नीड क्या होती है वो देखते हैं। सपोर्ट टू एजुकेशन एंड लर्निंग, बेसिकली जो लाइब्रेरीज होती हैं वो किस लिए बनाई होती हैं? एजुकेशन को प्रोवाइड करवाने के लिए, असेसेबल बनाने के लिए, नॉलेज को हर एक के लिए। किसको सपोर्ट करती है? रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए, ठीक है। अब ज़्यादा आपको डीपली नॉलेज चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए तो आप कहाँ पे जाते हो? लाइब्रेरी में जाते हो। प्रिजर्व करके रखती है नॉलेज को, डेवलपमेंट ऑफ द रीडिंग हैबिट्स, ठीक है। इसका मेन और क्या नीड हो सकती है कि रीडिंग हैबिट आपकी इन्हांस होती है, ठीक है। और ये प्रमोट करती है लाइफ लॉन्ग लॉन्ग लर्निंग के लिए। इंफॉर्मेशन लिटरेसी होती है क्योंकि इसमें आप अपने पर्टिकुलर स्किल को डेवलप कर सकते हो। कल्चरल एंड सोशल डेवलपमेंट इसके थ्रू होता है। इक्वल असेस होती है हर किसी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट इज द एसेंशियल ऑफ द प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग के लिए क्या चीज़ें एसेंशियल होती है? प्लानिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें आपने कुछ भी डिसाइड करना होता है एडवांस में, व्हाट टू डू, कि आप क्या करोगे, ठीक है। हाउ टू डू, कैसे करोगे। व्हेन टू डू, कब करोगे, ठीक है। प्लानिंग में यही सारी चीज़ें होती हैं। इसके क्लियर ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। इससे क्या मतलब बेनिफिट होता है? पहले तो जब आप प्लानिंग करते हो तो ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाता है। फॉरकास्टिंग, आप पहले से ही सब कुछ देख लेते हो कि क्या डिमांड रहेगी, क्या सप्लाई रहेगी, क्या कंडीशन होएगी फ्यूचर की, ठीक है। देन प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट प्लानिंग से आपको पता चल जाते हैं। अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस, अगर ये प्लान ए प्लान वर्क ना किया तो बी प्लान भी आप बना सकते हो, तो अल्टरनेटिव भी है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप जो भी आपके पास सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हो चीज़ों को। देन इकोनॉमिक एंड एफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। प्लानिंग शुड बी एम ऑफ द ऑप्टिमिस यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स विद मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम बेनिफिट। कॉस्ट आपके मिनिमम खर्च हो और बेनिफिट क्या हो, मैक्सिमम हो, इसलिए आप प्लानिंग करते हो। कोऑर्डिनेशन क्रिएट होता है इससे। टाइम फ्रेम, ठीक है। टाइम फ्रेम में क्या है कि प्लान शुड क्लियरली स्पेसिफाई द टाइम पीरियड ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन एंड द कंप्लीशन। प्लानिंग में आप मेंशन करते हो कि इतने टाइम में इतने, जैसे कि आपने 9 से 10 बजे तक पढ़ना है, 10 से 11 बजे तक पढ़ना है, तो टाइम स्लॉट, टाइम पीरियड आपका क्या होता है, क्लियर होता है, ठीक है। पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन में क्या होता है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्लानिंग एंड इंश्योर बेटर एग्जीक्यूशन। देन नंबर 10 पे फॉलो अप एंड कंट्रोल, आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप फॉलो अप कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग मॉनिटर हो रहे हो, एवोल्यूशन कर रहे हो, करेक्ट एक्शन ले रहे हो। ये सारी चीज़ें होती हैं प्लानिंग का पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट आर द फोर मेन एरिया ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए जो मेन एरियाज होते हैं फोर, आप उसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्लानिंग हमारा हो गया, ठीक है। तो हमारे जो मेन पार्ट, मेन एरिया, फाइनेंशियल, मैन पावर, फिजिकली facilities and the collection and the service planning. First one is the फाइनेंशियल शॉर्ट टर्म बजट बनाना, रूटीन ऑफ द एक्सपेंसिव। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, प्लानिंग फॉर आप ग्रांट्स। शॉर्ट टर्म में आप जब बजट की प्रिपरेशन करते हो, लॉन्ग टर्म में आप पहले ग्रांट्स, फिर कैपिटल की इन्वेस्टमेंट, फिर एक्सपेंशन, ठीक है। ये सारी की प्लानिंग करते हो। फिर नेक्स्ट वन इज़ द मेन मैन पावर में आप कैसे लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान करते हो। शॉर्ट टर्म में आपने स्टाफ को, उनकी डेवलपमेंट, उनकी ड्यूटी को एलोकेट करना होता है, ट्रेनिंग होती है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, पहले आप रिक्रूट करते हो, फिर उसको प्रमोशन करते हो, फिर उसका प्रोफेशनली उसकी डेवलपमेंट करते हो, ठीक है। फिर आपको रिजल्ट मिलता है।
फिजिकली में क्या है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में क्या होता है, आपने स्पेस यूटिलाइज करना है, फर्नीचर इक्विपमेंट एंड मेंटेन करके रखनी है। देन लॉन्ग टर्म में क्या होता है, आपने न्यू बिल्डिंग्स देखनी है, मतलब लंबे टाइम से ये प्रोसेस चलेगा, बिल्डिंग्स देखनी, फिर उनकी एक्सपेंशन करना, फिर ऑटोमेशन, देन उनमें फिर मॉडर्नाइजेशन करना, मतलब सारे कंप्यूटर बेस्ड बनाना है ना, डिजिटल लाइब्रेरी बनाना, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। देन कलेक्शन एंड सर्विस प्लानिंग, कलेक्शन में क्या होता है, शॉर्ट टर्म में आपने बुक्स जर्नल एंड रिसोर्सेज को कलेक्ट करना हो, बट लॉन्ग टर्म में आपने क्या करना, उनके अकॉर्डिंग पॉलिसी कर डिजाइन करनी होती है, डेवलपमेंट करनी होती है पॉलिसीज़ का। देन फिर डिजिटलाइजेशन, फिर नेटवर्किंग, देन न्यू यूज़र सर्विस, ये सारी चीज़ें होती हैं लॉन्ग टर्म में। कंक्लूजन में आपने जो भी ऊपर लिखा उसको समरी में लिख दोगे। देन थर्ड वन इज द डिफाइन द एरिया ऑफ द प्लानिंग, एरिया ऑफ प्लानिंग को हमने डिफाइन करना है, और ऑब्वियसली जो हमने ऊपर पॉइंट्स किए हैं, फाइनेंस, मैन पावर, फिजिकल रिसोर्स एंड एक्टिविटी, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर ही आएंगे। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, लिख दोगे आप। देन राइट द पर्पस ऑफ द प्लानिंग, पर्पस ऑफ प्लानिंग देखनी है कि क्या राइट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, प्लानिंग आप कैसे करोगे, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट होता है प्लानिंग में। और आपका मेन जो प्लानिंग में जो एक्टिविटी होएंगी वो सिस्टमेटिक होनी चाहिए, ठीक है। क्या प्लानिंग में देखोगे, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो अचीव होना चाहिए, ठीक है। रिड्यूस करोगे अनसर्टनिटी। देन आप देखोगे कि जो भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होनी चाहिए रिसोर्सेज की। इम्प्रूव करोगे एफिशिएंसी को, मतलब आपका जो टाइम है मिनिमम वेस्ट हो, ठीक है, मिनिमम टाइम वेस्ट हो, मिनिमम आपके मनी वेस्ट हो, ठीक है। देन कोऑर्डिनेशन आप करके रखोगे। देन फिर डायरेक्शन एंड गाइडेंस, आप अपना रोड में आपको क्लियर होएगा, ठीक है, प्लानिंग में। देन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, तो प्लानिंग में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग यू कैन ईजली मेक द डिसीजन, ठीक है। देन टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर कंट्रोल, ठीक है, प्लानिंग से आप क्या होंगे, प्लानिंग क्या है, हमें स्टैंडर्ड प्रोवाइड करवाती है अगेंस्ट what actual performance can be measured and controlled. Then next one is the conclusion. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट द नीड एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लानिंग, ये हमने ऑलरेडी कर लिया, बट मैं आपको पॉइंट्स इसके क्लियर कर देती हूँ। आपके ऑब्जेक्ट क्लियर होने चाहिए, आप सर्टेनिटी को रिड्यूस करोगे, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करोगे रिसोर्सेज का, इकोनॉमिक का वेल मीन वेल आप कह सकते हो यूटिलाइजेशन करोगे, कोऑर्डिनेशन क्लियर रखोगे, डिसीजन मेकिंग जो होएगा सिस्टमेटिक वे से होएगा, बेसिस कंट्रोल आपके पास होने चाहिए, और प्रमोट करोगे इनोवेशन एंड द ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्कस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्लानिंग, प्लानिंग के ऊपर हमने डिस्कस करनी है, कितने तरह की प्लानिंग हमने पड़ी है। देन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट करोगे, जिसमें आप प्रिपेयर करोगे बजट को, आपकी इनकम को एंड द एक्सपेंडिचर को, एंड कंट्रोल करोगे पूरी की पूरी कॉस्ट को। देन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में क्या होएगा, आप जितनी स्टाफ की रिक्वायरमेंट आप उसके अकॉर्डिंग प्लान करोगे। फिजिकली रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, आपका फर्नीचर, आप जो भी स्पेस है उसको आप कैसे यूटिलाइज करोगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कैसी होएगी। वर्क एंड ऑपरेशन, वर्क एंड ऑपरेशन में क्या होएगा कि डेली की जो एक्टिविटीज़ हैं, वर्क है, सिटिंग टारगेट है, उसको आपने इन्हांस करना, इम्प्रूव करना है, ठीक है। अब प्लानिंग किस में करोगे, देखो पहले तो आप फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे, फिर आप जो स्टाफ है उसकी प्लानिंग करोगे, फिर जो रिसोर्स है उसकी प्लानिंग करोगे, फिर वर्क एंड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करने हैं उसकी प्लानिंग करोगे, फिर पॉलिसी बनाओगे, रूल एंड रेगुलेशन बनाओगे, प्रोसीजर बनाओगे। देन 6 वन इज द कलेक्शन ऑफ द सर्विस डेवलपमेंट, है ना, जिसमें क्या होएगा कि आप कैसे कलेक्शन को डेवलप करोगे, कैसे सब्सक्रिप्शन ऑफ जर्नल्स लोगे, है ना, डिजिटल रिसोर्सेज कैसे इन्हांस करोगे, देन कंट्रोल एंड एवोल्यूशन कैसे मॉनिटरिंग करोगे परफॉर्मेंस, ठीक है। देन ये सारी चीज़ें आती हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सप्लेन द स्टेप एंड द कंपोनेंट ऑफ द प्लानिंग, स्टेप एंड जो कंपोनेंट है प्लानिंग वो आपने देखनी है। अब प्लानिंग तो आपको समझ आ गया
कि जिसमें आप एडवांस में ही देखते हो व्हाट टू डू, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पिछली वाली वीडियो में पिछले वाले क्वेश्चन में कर रखा है। आपके ऑब्जेक्ट सेट होते हैं, इसमें आप फॉरकास्ट पहले से ही सब कुछ एनालाइज कर लेते हो। अल्टरनेटिव एक्शन भी आप परफॉर्म कर देख लेते हो, कौन सा बेस्ट प्लान है आपके लिए, डिटेल में बनाते हो, ठीक है। फिर उनको फॉलो अप भी लेते हो। देन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन SWOT एनालिसिस। तो हर एक वर्ड का मीनिंग होता है। S स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, W स्टैंड फॉर द वीकनेस, O स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T स्टैंड फॉर द थ्रेट, ठीक है। ये डेफिनेशन, ये फुल फॉर्म इनकी लिखनी है, ठीक है। सो बेसिकली अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ थ्रेट है, आपको उसके बारे में पता हो तो क्या चीज़ें हो सकती हैं। पहले तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है, आप प्रॉपर से प्लान करते हो और इम्प्रूव करते हो अपनी परफॉर्मेंस को, ठीक है। अब वन बाय वन करके उन्होंने एक्सप्लेन किया, स्ट्रेंथ क्या है, आपकी पॉजिटिव एट्रीब्यूट कौन से हैं, आपकी किस किस चीज़ में स्किल्स अच्छी है, कौन सी चीज़ में गुड है, वीकनेस क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, लैक ऑफ द ट्रेन्ड स्टाफ, है ना। फिर अपॉर्चुनिटी देखोगे कि कैसे आप अपनी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, पॉजिटिव चीज़ें उसको आप इम्प्लाई कर सकते हो। देन ट्रैथ क्या है कि कौन से एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं डैट कुड हैंडर परफॉर्मेंस और सक्सेस, ठीक है, जैसे कि कॉम्पिटिशन्स फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशन, जो आपको चैलेंजेस मिलते हो, ठीक है, वो चीज़ें। सो आप यहाँ पे आप देखोगे, स्टेप देखोगे कैसे आप एनालिसिस करोगे अपनी स्पॉट को, आइडेंटिफाई करोगे ऑब्जेक्टिव को, पहले आप अपना पर्पस डिसाइड करोगे, फिर कलेक्शन करोगे इंफॉर्मेशन की, फिर अपनी लिस्ट बनाओगे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की, फिर आइडेंटिफाई करोगे अपॉर्चुनिटी की, थ्रेट की, फिर उसके अकॉर्डिंगली एनालाइज करोगे एंड उसके प्लान बनाओगे। इंपॉर्टेंट क्या है, डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल होती है, ग्रोथ के लिए, रिसोर्सेज एलोकेशन के लिए, इसको रिड्यूस करता है ये। देन कंक्लूजन में क्या है, वही सारी चीज़ें जो आपने ऊपर लिखी हैं। देन आगे क्वेश्चन है कि आप स्वॉट को एनालाइज कैसे करोगे, जैसे कि हमने ऊपर ये क्वेश्चन पढ़ा था, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। आप स्टैटिक प्लान बनाओगे जिसमें आप अपनी वीकनेस वगैरह मेंशन करोगे, फिर डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प होएगा, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में ये हेल्प होएगा, रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करोगे इसमें हेल्प करेगा, इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट होएगी इससे, रिस्क मैनेज, क्योंकि जब आपको थ्रेट के बारे में पता चलेगा, रिस्क चैलेंजेस के बारे में पता चलेगा, तो आप रिस्क मैनेजमेंट में भी इम्प्रूवमेंट होएगी, आपकी परफॉर्मेंस आपकी इन्हांस होएगी, ग्रोथ आपकी इन्हांस होएगी इसके हेल्प से। देन एक्सप्लेन इन डिटेल कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड मार्केटिंग। देन कॉर्पोरेट प्लानिंग क्या होती है और मार्केट प्लानिंग क्या होती है, कहते एक की मैनेजमेंट फंक्शन होता है डैट हेल्प अचीव लॉन्ग टर्म्स गोल एंड मेंटेन द कॉम्पिटिटिव एडवांस, ठीक है। अब पहले हम देखते हो कोऑपरेटिव प्लानिंग क्या होती है, ठीक है। बेसिक जो है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है फॉर फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए। कोऑपरेटिव प्लानिंग, जो लॉन्ग टर्म के लिए आप प्लानिंग करते हो, डैट इज कॉल्ड द कोऑपरेटिव प्लानिंग, ठीक है। इसके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सेम लॉन्ग टर्म विजन होता है, लॉन्ग टर्म आपका मिशन होते हैं, एफिशिएंसी यूज़ ऑफ रिसोर्स होते हैं, रिड्यूस करोगे आपकी अनसर्टिनिटी को, डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेशन होएगी, ग्रोथ होएगी इसके अंदर, कैसे आप अपनी ग्रोथ को प्रमोट करोगे। स्टेप कौन से है, पहले आप इन्वायरमेंट एनालिसिस करोगे, इंटरनल आपकी वीकनेस क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है, जो ये हमने स्वॉट पढ़ा था, है ना। फिर अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करोगे, लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए गोल बनाओगे। फिर आप क्या करोगे, डेवलप करोगे स्ट्रैटजी टू अचीव, पहले प्लान बनाया, फिर स्ट्रैटजी देखोगे कि क्या चीज़ें हो सकती हैं उसके लिए। फिर आप कौन से रिसोर्सेज देखोगे कि कौन से रिसोर्सेज की हेल्प से आप किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, सपोज, है ना। सो नेक्स्ट आप देखोगे, फिर आप उसको
प्लान्स को एग्जीक्यूट भी करोगे, इम्प्लीमेंट भी करोगे। फिर जैसे ही आप इम्प्लीमेंट पढ़ किया, आपने उस टॉपिक के बारे में पढ़ा, उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, फिर आपने देखा उसके जब एमसीक्यू लगाए हैं ना, मॉक टेस्ट लगाए, फिर आपको पता चला, आपने मॉनिटरिंग की, ठीक है, उस चीज़ की। देन ये है कि इम्पोर्टेंस क्या है, आपका रिस्क आप कम हो जाएगा, आप रिसोर्सेज को यूज़ करोगे, डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प हो जाएगी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलेगी, लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ बनी रहेगी। मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग क्या होती है, कहते हैं एक तरह का प्रोसेस होता है, किसके लिए? आइडेंटिफाई करने के लिए, एंटिसिपेटिंग के लिए, सेटिस्फाई। मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? कस्टमर्स की नीड को हमने क्या करना है? सेटिस्फाई करना है कि वो क्या चाहते हैं। मार्केटिंग में सबसे पहला एम ही हमारा ये रहता है कि कस्टमर की नीड देखनी है ना, डिमांड्स के लिए अवेयर रहना, सेल्स रेवेन्यू एंड मार्केटिंग शेयर को इंक्रीज करना, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना, ग्रोथ एंड प्रो आपका प्रॉफिट होना चाहिए इसमें। तो मार्केटिंग में कंपोनेंट कौन से हैं? 4P हम ध्यान में रखते हैं। फर्स्ट वन इज़ द प्रोडक्ट, जो आपने प्रोडक्ट बनाया वो कस्टमर की नीड को फुलफ़िल करना होना चाहिए। जो आप प्राइस रख रहे हो वो अफोर्डेबल होना चाहिए। जो आप प्लेस है कि ईज़िली टारगेट करती है ये मार्केटिंग को, ये नहीं है कि आप इतनी दूर हो, बिल्कुल घर बिल्कुल कॉर्नर, मतलब शॉप बिल्कुल ऐसे ही जगह पे आपने ले ली जहाँ पे किसी कोई आता जाता ही ना हो, तो प्लेस भी मैटर करती है। देन फिर प्रमोशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस तो देखो यही है कि आप मार्केटिंग का मेन इम्पोर्टेंस यही है कि आपका जो प्रॉफिट है वो इन्हांस होता है इससे। देन रिलेशनशिप बिटवीन द कोऑपरेटिव प्लानिंग एंड द मार्केटिंग, दोनों ही क्या है, एक दूसरे का पार्ट है। कोऑपरेटिव प्लानिंग से आपको विज़न क्लियर हो जाता है, मिशन क्लियर हो जाता है, रिसोर्स एलोकेशंस क्लियर हो जाते हैं। दोनों की हेल्प से आपकी ग्रोथ होती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है और कॉम्पिटिटिव आपके एडवांटेज होती है। नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज मीनिंग बाय सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच का क्या मतलब होता है? इस द मैनेजमेंट होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्ट होता है, जिसमें आप क्या करते हो, that view an organization as the whole composed of irrelevant and इंटरडिपेंडेंट पार्ट होते हैं। आपको सिंपल टर्म में मैं समझाती हूँ क्या होता है। कहते हैं एक सिस्टम अप्रोच होती है, एक तरह का मेथड होता है किसका? एनालाइज करने का, जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट प्रोसेस को स्टडी करते हो। कंप्लीट सिस्टम जिसको बोलते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट सिस्टम, उसको आप एनालाइज करते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो? सोल्यूशन निकालते हो, अपने गोल्स को अचीव करते हो। क्लियर? सो की फीचर देखते हैं हम सिस्टम अप्रोच के। पहले तो क्या है, हॉलिस्टिक व्यू होते हैं, आप सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस को पार्ट बाय पार्ट, मतलब सेपरेट पार्ट से उसको एनालाइज करते हो। इंटर रिलेशनशिप, जिसमें आप क्या करते हो कि फिर जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से आपने देखा, फिर उसको क्या है, कोरिलेट करके देखते हो, हर एक पार्ट को आप एनालिसिस करते हो। गोल ओरिएंटेड होता है। इनपुट आउटपुट मेथड देखते हो, आप कितनी आउटपुट इनपुट डाल रहे हो, कितनी आउटपुट आ रही हो, रिजल्ट आप करते हो। फिर फीडबैक मैकेनिज्म होता है, ठीक है, जैसे कि हम फीडबैक लेते हैं ताकि हम अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सके। फिर अडेप्टेबिलिटी, फिर जो भी आपको लगता है कि हाँ मेरे को ये चीज़ करने की ज़रूरत है, फिर उसको आप अडॉप्ट करते हो, है ना। इसकी कौन सी अप्रोच है? ऑर्गेनाइजेशन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है, क्योंकि हर एक चीज़ को जब आप बिल्कुल पार्ट बाय पार्ट करके देखते हो, इतना डीपली आप स्टडी करते हो, तो ऑब्वियसली ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व के लिए भी हेल्पफुल होता है। देन नेक्स्ट वन इज द एमबीओ। एमबीओ स्टैंड फॉर द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक तरह की अप्रोच है, जिसमें हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं क्या एम्प्लॉय जॉइंटली सेट स्पेसिफिक मेजरेबल ऑब्जेक्टिव।
सिंपल फॉर्म में आपको बताती हूँ कि क्या होता है, जिसमें देखो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है ना, एक तरह का कहते हैं प्रोसेस होता है जिसमें आप जो मैनेजर्स एंड जो उसके सब कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो एग्री होते हैं और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के ऊपर, ठीक है, ताकि टू वो क्या कर सके, उनको अचीव कर सके गोल्स को, ठीक है। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अकेला सीईओ तो कुछ नहीं कर सकता, उसको अपने मैनेजर के साथ, स्टाफ के साथ, ठीक है, डिस्कस करना पड़ता है। तो इसमें क्या होएगा, अब कोई भी मीटिंग होती है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव की, तो सबसे पहले वो गोल की सेटिंग करते हैं, फिर उस गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन से एम्प्लॉय मेन रोल प्ले करेंगे, फिर वो चीज़ें होती है, पार्टिसिपेशन होती है, फिर उनकी परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं, फिर देखते हैं कि टाइम बॉन्ड एक साल में या एक मंथ में, ठीक है, कि इस एम्प्लॉय की क्या ग्रोथ रही है, क्या परफॉर्मेंस रही है, उसको देखते हैं, फिर फीडबैक लेते हैं, फिर रिव्यू, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बस आपको जस्ट क्विक रिव्यू मिल जाएगा, ठीक है, कि एग्जाम्स के पहले। राइट द शॉर्ट नोट ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमर्जिंग लाइब्रेरी एंड द इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट, ठीक है। इमर्जिंग लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट क्या होता है, सबसे पहले क्या है, डिजिटल एंड दी हाइब्रिड कलेक्शन। डिजिटल जो बिल्कुल ही ऑनलाइन होती है, हाइब्रिड क्या होती है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, प्रिंटेड का भी और डिजिटल दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, डैट इज कॉल्ड द हाइब्रिड लाइब्रेरीज। देन क्या है, टेक्नोलॉजी एंड ड्रिवन सर्विस। टेक्नोलॉजी क्या, ऑनलाइन कैटलॉग्स बनाने हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर यूज़र सेंट्रल अप्रोच, ये तो मैंने पहले ही बोला है कि लाइब्रेरी में जो हम अप्रोच फॉलो करते हैं वो यूज़र के अकॉर्डिंग होती है कि यूज़र की नीड को हम फुलफ़िल कर सकें, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन को हम असेस कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटली अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन को कहीं पे भी बैठ के हम असेस कर सकते हैं, कभी भी कहीं पे भी। देन फिर कोलैबोरेटिव एंड नेटवर्क लाइब्रेरीज, क्योंकि हमारे पास अगर कोई बुक नहीं भी है तो ऑनलाइन की हेल्प से हम किसी और साइट से या किसी और लाइब्रेरी की साइट से वो वाली इंफॉर्मेशन को फैच कर सकते हैं। देन इससे क्या होएगा, हमारी जो स्किल्स है उसको भी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। देन डायनामिक एंड कॉन्टिन्यूस चेंजेस, ठीक है, जैसे आपके यूज़र की डिमांड रहेगी आप उसके अकॉर्डिंग ही चेंजेस कर सकोगे, ठीक है। जैसे कि कोई बुक की रिक्वायरमेंट है, जैसे मैथ्स की बुक्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो अगर नहीं भी थी लाइब्रेरी में तो आप क्या करोगे, यूज़र की डिमांड के अकॉर्डिंग जो मैथ्स की बुक्स हैं, ठीक है, तो वो ले आओगे आप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, एक तरह का स्ट्रक्चर होता है, अरेंजिंग ऑफ द पीपल, सोर्सेस होती हैं, इसमें एक्टिविटी भी होती हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कैसे बनती है किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। हेयर यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ द ऑथर, ठीक है, ऑथर की डेफिनेशन को आपने एज इट ही करना है, ठीक है, तो आप ऐसे कर लो कि अकॉर्डिंग टू द गुनिच एंड ओ डोनल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, एक तरह का प्रोसेस होती है किसका, आइडेंटिफाई करने का, ग्रुप करने, ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, ठीक है, उसको डिफाइन करने के लिए, ठीक है, डेलीगेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एस्टैब्लिश रिलेशनशिप टू अकम्प्लिश ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। और जब भी हम ऑथर की डेफिनेशन लिखते हैं तो ऑथर की डेफिनेशन को आपको एज इट ही लिखना पड़ता है, आप अपनी लैंग्वेज में कुछ नहीं लिख सकते हो। देन की फीचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, एक स्ट्रक्चर डिवाइड होता है, काम डिवाइस होता है, कोऑर्डिनेशन होती है, ए हायरार्की होती है, पहले एडमिनिस्ट्रेशन, फिर उसके नीचे सीनियर, फिर उसके नीचे जूनियर, फिर उसके नीचे बिल्कुल लो लेवल पे टी ग्रेड वाले बंदे हैं ना। दो तरह होती है, ये फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। फॉर्मल मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर में, इनफॉर्मल मतलब सोशल ग्रुप में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफाइंड करना है हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे कि इस कॉलेज के पंजाबी का डिपार्टमेंट अलग हो गया, इंग्लिश का अलग हो गया, मैथ्स वाले टीचर्स का डिपार्टमेंट अलग हो गया, ठीक है, तो वो चीज़ें हो गई।
तो बेसिकली ये क्या होते हैं, ग्रुप्स एक्टिविटी होती है, इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड होती है, आपकी कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होती है, आप कोई स्पेसिफिक एरिया, पर्टिकुलर एरिया के ऊपर फोकस करते हो, क्लियर अथॉरिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट डिफाइन द प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। तो वही जो ऊपर हमने पढ़ा, वही चीज़ है कि सेपरेट डिपार्टमेंट होते हैं बेस्ड अपॉन द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट लाइंस, है ना। इसमें हम फोकस करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी आपकी रहती है, स्पेशलाइजेशन कोई स्पेशल डिपार्टमेंट का आपको, है ना, दिया जाता है। इंडिपेंडेंट यूनिट होती है किसके ऊपर, हम मैथ्स वाले टीचर इंग्लिश वाले डिपार्टमेंट के ऊपर नहीं डिपेंड होते, पंजाबी वाले हिंदी के नहीं ऊपर होते, सारे इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इसमें मेंटेन रहता है। अच्छा, ऐसा करने से क्या होता है, आपको फोकस क्लियर होता है, परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, आपको हौसला मिलता है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो जाती है। देन नेक्स्ट वन इज द डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन होती है जब सारी पावर सेंटर में हो, डिसेंट्रलाइजेशन जब पावर्स अलग अलग होती हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी होती है फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल, क्लियर। इससे क्या होता है कि कहते हैं जो अथॉरिटी होती है वही जान तो पूरे डिसीजन क्या हो एडमिनिस्ट्रेटिव ले, ठीक है, जो टॉप मैनेजमेंट है वही ले, बट इसमें क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट तो डिसीजन लेती है, लाइक जो सुपरवाइजर होते हैं उनके हाथ में भी पावर होती है, ठीक है। इससे क्या होएगा, लोअर लेवल पे भी डिसीजन मेकिंग होती है, इम्प्रूव होती है एफिशिएंसी, ठीक है, हौसला उनका इंक्रीज होता है, तो बेटर कंट्रोल रहता है और कोऑर्डिनेशन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज द राइट द पर्पस एंड द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब होता है कि अरेंज करना रिसोर्सेज को, एक्टिविटीज़ को सिस्टमेटिक वे से। क्या पर्पस है ऑर्गेनाइज करने का, जो अचीव होएंगे आपके गोल्स वो उसके ऊपर फोकस करना, वर्क को डिवाइड करना, जो कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ बनाना, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी प्रोवाइड करवाना, एंड ग्रोथ होती है इससे, ठीक है। और नीड क्या होती है, क्योंकि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो जाती है, यूज़ ऑफ रिसोर्स आप अच्छे से कर पाते हो, कोऑर्डिनेशन इम्प्रूवमेंट होती है, कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती है, प्रमोट करते हो आप स्पेशलाइजेशंस को, ठीक है, और अच्छे ढंग से आप सुपरवाइज करते हो एंड कंट्रोल करते हो, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।